वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार और एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं और इसका डिटेल वीडियो हम जो है सिस्टम एनालिसिस इन ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। आप अगर पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो इस क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यह वीडियो मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो MCQ को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी कि ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन सा तंत्र आवश्यक है? ऑप्शन ए वायुमंडल, बी जलमंडल, सी स्थलमंडल, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल की उत्पत्ति के लिए जो है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों का संक्रमण क्षेत्र चाहिए होता है। तो यानी जीवन की उत्पत्ति के लिए उपरोक्त सभी जो है सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्राकृतिक पर मानव द्वारा नियंत्रण के प्रयास तथा संसाधन के अधिक दोहन से क्या हुआ? ऑप्शन ए मानव का संपूर्ण विकास, बी सतत पोषणीय विकास, सी प्राकृतिक तंत्र में असंतुलन, डी प्राकृतिक तंत्र में संतुलन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जब भी मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है और संसाधनों का बहुत अधिक दोहन किया है तो जो है नेचर का सिस्टम जो है वो अनबैलेंस होने की संभावना बन जाती है। तो इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक तंत्र में असंतुलन। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट की, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहे। हमारा तीसरा सवाल है, भौगोलिक तंत्र को असंतुलन से बचाने के लिए मानव को क्या करना चाहिए? संसाधनों का उपयोग बंद, बी सतत पोषणीय विकास, सी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, डी इनमें से कुछ भी नहीं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं अगर हमें प्रकृति के साथ संतुलन बना के रखना है तो ज़रूरत है कि सतत पोषणीय विकास किया जाए। इसका जवाब है सतत पोषणीय विकास, क्योंकि सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है मानव विकास के साथ साथ प्राकृतिक में जितनी चीज़ें हैं सभी चीज़ों का विकास, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब चीज़ों के विकास को मिला करके सतत पोषणीय विकास बनता है, जिससे हमारा भविष्य तो सुरक्षित होता ही है, साथ में हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वह है चौथा, भौगोलिक तंत्र में किसे सम्मिलित किया जाता है या फिर भौगोलिक तंत्र में किसे सम्मिलित किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक तंत्र, ऑप्शन बी मानव निर्मित तंत्र, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, यानी कि सी। भौगोलिक तंत्र में जो है मानव निर्मित तंत्र और प्राकृतिक तंत्र दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वह पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र का उदाहरण है? कौन सा तंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए खुला तंत्र, ऑप्शन बी बंद तंत्र, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, तंत्र का जो एग्जाम्पल है यह दोनों ही है, खुला तंत्र भी और बंद तंत्र भी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। या यूँ कहें कि इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, खुला तंत्र और बंद तंत्र, यानी ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वह है, निम्नलिखित में से कौन सा बंद तंत्र का उदाहरण है, यानी कि क्लोज सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से? ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन बी स्थलमंडल, ऑप्शन सी नदी तंत्र, ऑप्शन डी ध्रुवीय प्रदेश। यह बंद तंत्र का उदाहरण पूछ रहा है तो महासागर जो है वह खुला तंत्र का उदाहरण है, स्थलमंडल भी जो है वह खुला तंत्र का उदाहरण है और नदी तंत्र भी खुला तंत्र का उदाहरण है। ध्रुवीय प्रदेश में जो है अभी मानव का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो यह जो है
बंद तंत्र का उदाहरण है। बाकी इन सब में मानव हस्तक्षेप हो चुका है, लेकिन ध्रुवीय प्रदेश में नहीं हुआ है, इसीलिए यह बंद तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला तंत्र का उदाहरण है? पिछला बंद तंत्र का था, अब यह खुला तंत्र का पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मानव पहुंच से दूर एक तालाब, बी कृषि में प्रयुक्त भूमि, सी प्राकृतिक दृश्य भूमि, डी ध्रुवीय प्रदेश। अब ध्यान रखिए, खुला तंत्र पूछ रहा है तो मानव पहुंच से दूर एक तालाब, जहाँ पे मानव का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, अगर वहाँ पर कोई तालाब है तो सिर्फ उसमें रहने वाले जीव जंतु ही आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो यह एक बंद तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि मानव का पहुंच वहाँ तक नहीं है। ऑप्शन बी कृषि में प्रयुक्त भूमि, ऑप्शन सी प्राकृतिक दृश्य भूमि। प्राकृतिक दृश्य भूमि जो है यह भी बंद तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ है, तभी यह भूमि दृश्य भूमि जो प्राकृतिक बनी हुई है। ध्रुवीय प्रदेश तो आप जानते ही है, यह भी बंद तंत्र का उदाहरण, तो खुला तंत्र का उदाहरण बचा ऑप्शन बी कृषि में उपयुक्त भूमि, क्योंकि इस पे मानव हस्तक्षेप कर रहा है, मानव एक्टिविटी कर रहा है, तो ओपन है, इसीलिए मानव हस्तक्षेप कर रहा है, तो सीधी बात है यह जो है खुला तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 8वां सवाल है हमारा, प्राकृतिक भूदृश्य नेचुरल लैंडस्केप से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए ऐसा स्थान जो मानवीय हस्तक्षेप से वंचित हो, ऑप्शन बी प्राकृतिक तरीके से मृदा निर्माण की प्रक्रिया, ऑप्शन सी प्राकृतिक वनस्पति का एक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का एक विस्तृत क्षेत्र जो है वह हो सकता है प्राकृतिक दृश्य भूमि, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उसमें मानवीय हस्तक्षेप ना हुआ, लेकिन आजकल जो है हर जगह तकरीबन मानवीय हस्तक्षेप हो चुका है। ऑप्शन बी जो है प्राकृतिक तरीके से मृदा निर्माण। मृदा निर्माण जो है प्राकृतिक तरीके से ही होता है, मानव निर्मित मृदा अभी तक जो है नहीं बनाई जाती है। ऑप्शन ए ऐसा स्थान जो मानवीय हस्तक्षेप से वंचित हो, यह सही जवाब होगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा ही स्थान जो है नेचुरल लैंडस्केप हो सकता है जहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना हुआ हो, तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा वह ए होगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भूगोल में भूदृश्य लैंडस्केप की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए रिचर्ड हार्टसन, ऑप्शन बी कार्ल सावर, ऑप्शन सी रैटजेल, ऑप्शन डी इरस्थनीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रिचर्ड हार्टसन। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 10वां और आखिरी सवाल है, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही है, कथन और कारण वाला है। कथन है, अक्सर सिद्धांतों में कुछ आलोचनात्मक पक्ष निकलकर सामने आते हैं। कारण है तंत्र में घटकों की संख्या बहुत अधिक है। ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी है कथन गलत है कारण सही है। इसका सही जवाब है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कैसे? तो अक्सर सिद्धांतों में जो है आलोचनात्मक पक्ष निकलकर सामने आते हैं, जिसका कारण यह है कि सिस्टम में बहुत सारे घटक है, यानी कि बहुत सारे कंपोनेंट है। अगर हम किसी भी एक पक्ष पे ध्यान नहीं दे पाते हैं या इग्नोर कर देते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिल जाती है, और कई बार जो है सारे तत्वों को जो है समाहित कर पाना भी संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण से आलोचनात्मक पक्ष निकलकर सामने आते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि और भी आने वाले वीडियोस जो होंगे इस तरह के उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल पाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलिए। और हमारा अगला जो टॉपिक होगा वह होगा माल्थिज्म। पहले हम उसका जो है थ्योरी पढ़ेंगे, जैसा कि इस वीडियो का पहले हमने थ्योरी पढ़ा और उसके बाद उसका MCQ कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार पहले माल्थिज्म का थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसका MCQ करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों से संतुष्ट होंगे, और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से लेता हूं विदा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।